नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टॉप संस्कृत अध्ययन एस.एन. के भाई उपेंद्र सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आप इस चैनल पर यदि न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर देंगे। तो चलिए, आप यहाँ आप देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्लास 10th और संस्कृत पाटलिपुत्र का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लिए हुए हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि पाटलिपुत्र का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पाटलिपुत्र को वीडियो जो भी है, तो आप पाटलिपुत्र को वीडियो अगर देख लेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है और आपके बोर्ड में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से एक भी प्रश्न छूटने की उम्मीद नहीं रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम इसमें से 19-20 क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुतों बार इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। तो आज का ये अभ्यास प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? ए में है, ऑप्शन ए में है अशोक के समय में, बी में मुगल वंश के समय में और सी में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और ऑप्शन डी है आपका ये अंग्रेज़ों के समय में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि आप लेकिन पाटलिपुत्र का जो भी वीडियो है वह अगर देख लिए होंगे तो आपसे ये प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय में वो एक एक शब्द के बारे में आपको समझा करके और आपको पढ़ाए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन इसका जो भी हमारे दोस्त इस क्वेश्चन का जो भी हमारे भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य को लॉक करेंगे उनका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह मेगास्थनीज जो है पटना में आया हुआ था। तो आपका प्रश्न एक का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। आइए देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, 2 नंबर प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पटना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको जानकारी हो, मालूम हो, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप जल्द से जल्द इसका कमेंट करके बताएं। तो ये जो है पाटल पुष्पों की पुतली का ये पुष्प के नाम से यानी कि फूल के नाम से इसका लिखाया गया, इसका नाम दिया गया था। तो पुष्प के आधार पर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट पुष्पपुर। बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में, मुगल वंश के शासनकाल में, मध्यकाल में और ऑप्शन डी में है ये अंग्रेज़ों के समय में। तो यदि इसका जवाब आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। हमारे आंसर दागने से पहले कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। कमेंट करने से ये होता है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कमेंट करने से आपको बहुत ज़्यादातर आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कंफर्म हो जाएगा कि हम लेकिन इस चैनल पर देख रहे थे वीडियो तो ये क्वेश्चन मिला था और हमने ये कमेंट किया था, तो ये याद रहता है। तो ये इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त ये 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका जो भी हमारे भाई ऑप्शन नंबर ए को ये अगर टिक करेंगे तो वे उनका करेक्ट सही जवाब गुप्त वंश के शासनकाल में। और उसके बाद समय पूछ लिया जाता तो शरद ऋतु में इस पर्व को, इस महोत्सव को हम मनाते थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो यहाँ तो गुप्त वंश के शासनकाल में दिया हुआ है, लेकिन शरद ऋतु भी यहाँ आ सकता है। शरद ऋतु, इसको याद रखना है, शरद ऋतु में इस महोत्सव को मनाया जाता था। चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। देखिए, ये इसका प्रश्न 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? यदि वीडियो देखे होइएगा तो इसमें का सभी आपका कमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये इस साल भी पूछा हुआ था। इस साल 2023 के एग्ज़ाम जो हुआ है तो इसमें भी आपका ये प्रश्न पूछा गया था, कब ये प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पटना कब से कहने लगे?
गुप्त वंश के शासनकाल में, या मुगल वंश के शासनकाल में, या मध्यकाल में, या इसका ये जो है अंग्रेज़ों के समय में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करें और अपनी तैयारी को पहचानें कि आप क्या सब, लेकिन सही जवाब आपका क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर ये सी को लॉक करेंगे, मध्यकाल से ही ये पूरा लेकिन प्रसिद्ध हो गया पाटलिपुत्र पटना के नाम से। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। और इस साल ये प्रश्न पूछा भी गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि 19 प्रश्न हम लिए हुए हैं। 19 का 19 ये पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं फिर आगे 5वां नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न क्या करा है यहाँ, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बोले हैं कि 19 प्रश्न लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस 19 का 19 में जो भी हमारे दोस्त का सही जवाब आएगा उनका माना जाएगा कि बहुत अच्छा आपकी तैयारी है, तैयारी में आपकी कमी नहीं है जब 19 आप कर देंगे तो। और आप ये गारंटी है कि अगर आप, लेकिन जो पाटलिपुत्र वाला जो वीडियो बना करके पाठ वाला जो दिया गया था, अगर वीडियो को अगर देख लेंगे तो 19 में 19 आपका हो सकता है, तो वहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसका सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे। यहाँ कह रहे क्या कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र जो कहिए या पटना कहिए, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर ये लेकिन ए को टिक करेंगे वे उनका करेक्ट सही जवाब है। किताब में आपका 1000 वर्ष पुराना दिया हुआ है, तो 1000 वर्ष जब किताब छपा हुआ था उस समय की बात वहाँ छपाया था, लेकिन अभी तक लगभग में आएगा आपका प्रश्न लगभग 2500 वर्ष। तो 2500 वर्ष को टिक करना है। 1000 वर्ष आएगा तो उसको टिक नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि अभी तक आपका 2500 वर्ष पुराना ये इतिहास हो गया है। बढ़ते हैं आगे। ये आप क्या देख रहे हैं, तो संस्कृत के ये 10th क्लास का आपका संस्कृत पाटलिपुत्र वैभवम जो है इसका प्रश्न उत्तर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं। तो ये अगला नंबर प्रश्न है, कुटनिमत ताक्य काव्य के कवि कौन है। राजशेखर है, दामोदर गुप्त है, या विशाखा दत्त है, या कालिदास है। तो इसका सही जवाब बताएंगे कि क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त इस प्रश्न का कुटनिमत ताक्य में और बहुत ज़्यादातर कन्फ्यूज होता है कि कुटनिमत ताक्य कवि कौन है, तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी नहीं, राजशेखर इसका सही जवाब होना चाहिए। दामोदर गुप्त करेक्ट सही जवाब है। आइए स्व काव्य मीमांसा के लेखक ये है, काव्य मीमांसा के लेखक ये है, और कुटनिमत ताक्य के कवि जो है ये दामोदर गुप्त है। इसको कंफ्यूज ये ज़्यादातर कंफ्यूज करता है, तो ये इसके लिए अच्छा तरह से आपको याद करना है कि कुटनिमत ताक्य काव्य की रचना कौन है, तो ये दामोदर गुप्त ने किए थे। और स्व काव्य मीमांसा जो है, काव्य मीमांसा के लेखक जो है राजशेखर था। तो इस क्वेश्चन के लिए छठा नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर अगर बी को लॉक करेंगे वे उनका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 7 नंबर प्रश्न के ऊपर। 7 नंबर, आइए, ये उस समय में भी आपको बोले थे कि क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं रहता है, संस्कृत में कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, और यहाँ इसके बारे में हम बताए हुए थे कि यूनान का राजदूत कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फयान था, वेंगसंग था, या मेगास्थनीज था, या ईत्सिंग था। तो इसका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 1900 का 1900 एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी का सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही लिया गया है। तो इसका सही जवाब आप बताएंगे मेरे दोस्त कि इसका सही जवाब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर ये सी को लॉक कर देंगे, मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत कौन था, तो ये मेगास्थनीज करेक्ट आपका सही जवाब हो जाएगा।
पूछतेगा ऐसे कि मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था, वह किस देश के रहने वाला था, तो ये यूनान का था। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है कि मेगास्थनीज जो है यह किस देश का था, तो यह यूनान देश का था, जिसको यूनान का यह राजदूत कहा जाता था। और ये इसका नाम, ये यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न के ऊपर। अभी इस क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा किया था। चर्चा हमने क्या किया था दोस्त, कि राजशेखर की रचना कौन सी है। अभी आपको बताए थे कि राजशेखर कौन से काव्य की रचना किए थे। तो यहाँ क्वेश्चन है काव्य मीमांसा, कूटनीतिक, मुद्रा राक्षस और यात्रा संरक्षण। तो इसका सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त, जल्द से जल्द आप कमेंट करके बता दें और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ आप क्लास अच्छा ढंग से कर रहे हैं और आपको कितना जानकारी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अभी ऊपर हमने इस कूटनीतिक ताख्य काव्य के बारे में हमने चर्चा किया था। क्या चीज़ के बारे में, ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन आया हुआ था ऊपर। तो इसका है दामोदर गुप्त। क्या है, दामोदर गुप्त। किसका, तो कूटनीतिक ताख्य के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काव्य मीमांसा ऊपर भी आपको बोला, लेकिन हमने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन था, तो ये राजशेखर था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही यह डेंजर जितना, लेकिन ये नंबर काटने वाला है। तो इसको अच्छा तरह से आप याद कर लेंगे कि कूटनीतिक ताख्य के कवि कौन थे और स्व काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा तरह से इसको आप याद कर लेंगे। बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने चर्चा किया था कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, यहाँ ऋतु पूछने दिया, ऊपर हमने बोला था आपसे कि किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। और भी इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौमुदी महोत्सव कैसे मनाया जाता था, किसके शासनकाल में मनाया जाता था। यहाँ से कौमुदी महोत्सव के बारे में 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कि बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में। तो इसका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा, किस ऋतु में मनाया जाता था। तो ऊपर आपको हमने इसके बारे में बताया था कि किस ऋतु की बात करें तो ये शरद ऋतु में। और किस वंश के शासनकाल में, तो गुप्त वंश के समय में, गुप्त वंश के शासनकाल में इसको मनाया जाता था। किस पर्व के जैसे, तो दुर्गा पूजा के जैसे, दुर्गा पूजा के अवसर जिस तरह से अभी हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी के जैसे यह उस पर्व को लेकिन मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। तो यहाँ से आप 3 प्रश्न देख लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहाँ भी इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छा से आपको समझाए थे। क्या चीज़ था, ये 10 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी यानी कि उसकी रक्षा व्यवस्था करने वाली, लेकिन सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक देवी की वहाँ पूजा की जाती है, जहाँ वहाँ हमेशा के लिए बहुत ज़्यादातर भीड़ रहता है। सभी पटना वासी इसी देवी को सबसे ज़्यादातर लोग मानते हैं, क्योंकि यही देवी वहाँ की रक्षा के लिए ये हमेशा के लिए तत्पर रहती है। तो यह कौन सी देवी है, पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए में है शीतला देवी, बी में है काली, सी में है चंडी और डी में है पटन देवी। तो पटना में सभी हमारे दोस्त को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह से याद होगा, मुझे विश्वास है। कमेंट बॉक्स में सबका ये इसका आंसर आना चाहिए। यदि आप बिहार से होंगे तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि आप, लेकिन पटना में कौन सी देवी सबसे ज़्यादातर पूजे जाते हैं। तो इसका सही जवाब पटन देवी ही करेक्ट सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पटना में पटन देवी, बहुत सारे ऐसे सिंगर लोग लेकिन गाए भी हुए हैं कि पटना में पटन देवी माई, इस तरह से गा करके और बताए भी हैं। तो वहाँ से चाहेंगे तो अगर संगीत के माध्यम से भी चाहेंगे तो याद कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो ये आप लोग, मुझे विश्वास है कि अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही प्रश्न था क्या कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो इसका करेक्ट सही जवाब पटन देवी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 11वें नंबर प्रश्न पर। 11वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगृह
कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी आपका ऑप्शन है भागलपुर, बी में है नालंदा, सी में है पाटलिपुत्र और डी में है दरभंगा। तो इसका करेक्ट सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। सरस्वती का कुलगिरी यानी कि सरस्वती की वास किस शहर में माना जाता है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन किसको कहेंगे? तो इसका करेक्ट सही जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे वे उनका करेक्ट सही जवाब है पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र को कहा जाता है। आगे है अगला नंबर, ये 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसने दी गई? परिभूत ये जो है ये कौन बोले हैं, कौन बताए थे? तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो आपका करेक्ट सही जवाब बताएंगे। ऑप्शन ए में है क्या? ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र नगर को, बी में है गुप्त वंश को, सी में है ये बुध को और डी में है राजशेखर को। किसको दी गई है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त इस नंबर के यानी कि ए ऑप्शन को जो टिक करेंगे पाटलिपुत्र नगर को, तो वे उनका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र को परिभूत पुरंदर स्थानम के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ आप देख रहे हैं क्या चीज़? आप देख रहे हैं क्लास 10th की ये संस्कृत पाटलिपुत्र वैभवम का ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये 13 नंबर का जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो है क्या करा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस जगह पे हुआ था? पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, राजगीर में हुआ था या पंजाब में हुआ था? तो ये इसके लिए तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त देख रहे हैं वे उनका करेक्ट सही जवाब बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बता दें कि इसका करेक्ट सही जवाब क्या बन जाएगा। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त इसके लिए जो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे वे उनका करेक्ट सही जवाब है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह से यानी कि और भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं इस प्रश्न के ऊपर कौन कौन से गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आ सकता है आपका प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये आपका करेक्ट सही जवाब हमने क्या बताया कि ये इसका करेक्ट सही जवाब पटना हो जाएगा। तो 1 नंबर प्रश्न ये आपका हो गया। फिर कहेगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौ नंबर के गुरु थे, कौवे गुरु थे? तो वे आपको करेक्ट सही जवाब ये 10वें गुरु थे। कौन से गुरु? 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। फिर उसके बाद कहेगा कि ये किस धर्म के 10वें गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के? तो सिख संप्रदाय के थे। ये थे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। फिर यहाँ से क्वेश्चन कहेगा क्या? फिर क्वेश्चन बनेगा कि गुरु गोविंद सिंह जिस जगह पे जन्म हुए थे तो उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। यदि आप पाटलिपुत्र को एक बार अच्छा तरह से अगर देख लेते हैं जो पढ़ाया गया है, तो अगर इस तरह से अच्छा से अगर देख लेते हैं तो समझिए आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो। बढ़ते हैं फिर आगे। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये जो है 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना था? हाँ 14 नंबर प्रश्न था। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी कथन है? किसकी कथन है? महात्मा गांधी की है कि महात्मा बुद्ध की है कि कर्ण की है कि चंद्रगुप्त मौर्य की है? तो इसका सही जवाब आपका क्या देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त यानी कि महात्मा बुद्ध को करेक्ट सही जवाब जो चुनेंगे वे उनका करेक्ट सही जवाब होगा। महात्मा बुद्ध इज़ द करेक्ट सही आपका यानी कि करेक्ट कौन सा सही हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस प्रश्न के लिए 14वां प्रश्न का सही जवाब
यही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। 15वां प्रश्न है क्या, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, उत्कृष्ट थी या अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसके बाद बी में है समुद्रगुप्त के शासनकाल में, सी में है कुमारगुप्त के शासनकाल में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताएंगे कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट कहिए या उत्कृष्ट थी। तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप जल्द से जल्द कमेंट दर्ज कर दें कि ये आपका सही जवाब आपके दिमाग में क्या आया, ए आया, बी आया, सी आया या डी आया। जो भी प्रश्न आप यदि कमेंट बॉक्स में करेंगे तो इस तरह से नंबरिंग उसमें ज़रूर डाल दीजिएगा कि 15 नंबर का ये कौन सा सही है, 15 का ए, 15 का बी, 15 का सी, इस तरह से दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके लिए सही जवाब आपका जो भी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो भी हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे लेकिन जो भी हमारे दोस्त हैं वे उनका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है। देखिए ये अभी प्रश्न के बारे में हम चर्चा किए हुए थे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, ऊपर हमने इसके बारे में चर्चा कर दिया है। तो इसका करेक्ट सही जवाब ऑप्शन नंबर ए में है कि गुरु गोविंद सिंह, बी में है गुरु तेग बहादुर, सी में है गुरु गोविंद सिंह और डी में है गुरु रामदास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसके लिए सही जवाब क्या निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, गुरु गोविंद सिंह, वे उनका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर प्रश्न है। 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 17 नंबर प्रश्न कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। प्रांत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, किस राज्य, ये राज्य है। प्रांत का मतलब राज्य होता है, राज्य की राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है। तो इसके लिए तो हमारे दोस्त जितने भी हैं ये इसका तो गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरफ से मालूम होगा कि बिहार की राजधानी पटना है। तो कौन कौन हमारे दोस्त बिहार के लाल हैं वे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं। बिहार के हमारे दोस्त कौन कौन से हैं, हम भी बिहार से ही हैं। तो हमारे बिहार से कौन कौन हमारे दोस्त जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि किस राज्य से आपका ये राज्य है पाटलिपुत्र या दूसरी जगह से आप बिलोंग करते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। 18 नंबर प्रश्न क्या करें कि 18 नंबर पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो है, पाठ में किस शहर का वर्णन है, किसके बारे में ये इस चैप्टर में बताया गया है। पाटलिपुत्र वैभवम में भागलपुर, इलाहाबाद, पटना और कोलकाता। तो इसका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें कि यह इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र वैभवम में जो है किस शहर के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस पाठ से ही आपको मालूम चल जाएगा कि यह किस शहर के बारे में बताया गया। तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना, पटना के संबंध में, पटना के विषय में ये सब वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे 19वें नंबर प्रश्न के ऊपर। 19वें नंबर प्रश्न करा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। देखो फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, दामोदर गुप्त कौन से काव्य की रचना किए थे। तो ये जवाब आपको ऊपर एक बार और क्वेश्चन को ले लिए हैं, क्योंकि 2 बार लेने से आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा कि आपको याद है कि आप अभी भी कंफ्यूज में अभी हैं। तो जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब बता दें कि कूटनीमत्ताख्य या काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस या मृक्ष कटिक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर इसके लिए जो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, कूटनीमत्ताख्य काव्य की रचना किए थे कौन, तो दामोदर गुप्त। तो इसके लिए आपको अच्छा तरह से याद कर लेना है ताकि ऐसे प्रश्न गलत ना हो। और ये कौन किए थे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अभी कर देंगे कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, इसका कवि कौन है। तो इसका कवि कौन है मेरे दोस्त, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना दर्ज करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त, यदि राज और डॉट 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 हमने छोड़ रहे हैं तो इसके बारे में आप बताएंगे कि राज कौन है, इससे आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, कवि का नाम में क्या छूट रहा है। तो अब चलते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही था। कल हमने चर्चा करेंगे 10th क्लास के संस्कृत पाटलिपुत्र वैभव के सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में चर्चा किया जाएगा।
तो यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, लाइक कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे, और इस चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो या लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हाँ अब वीडियो आपका शुरू हो रहा है। तो इसके माध्यम से सब्सक्राइब और बेल आइकन से बहुत ही आपको फ़ायदे होंगे कि आपको जब भी वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसको देख करके आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और कल हमने इस पाटलिपुत्र से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।